नमस्कार। आज हम एक सदी से भी पुरानी एक ऐसी त्रासदी की जांच पड़ताल करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला माना जाता था, वो अपनी पहली ही यात्रा पर समंदर में कैसे समा गया। चलिए टाइटैनिक की इस कहानी की हर परत को खोलते हैं। ये जहाज डूब नहीं सकता। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के ये शब्द सिर्फ एक दावा नहीं थे। नहीं, ये उस दौर के इंसानी घमंड का प्रतीक थे। एक ऐसा विश्वास जो बहुत जल्द और बहुत बुरी तरह टूटने वाला था। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से करते हैं। तारीख थी 18 अप्रैल 1912। न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश हो रही थी और बंदरगाह पर 40,000 लोग खड़े थे। वो टाइटैनिक का इंतजार नहीं कर रहे थे। नहीं, वो इंतजार कर रहे थे कारपेथिया नाम के जहाज का, जो अपने साथ टाइटैनिक के मुट्ठी भर जिंदा बचे लोगों को लेकर आ रहा था। उस मंजर ने पूरी दुनिया के सामने बस एक ही सवाल खड़ा किया, आखिर हुआ क्या था। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। उस समय में जब एक लेजेंड का जन्म हुआ था। नाम था RMS टाइटैनिक। देखिए, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था। अरे ये तो पानी पर तैरता एक आलीशान महल था, 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा। जरा सोचिए, एक 8 मंजिला इमारत जितना। इसे बनाने में 1912 में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिसकी कीमत आज के हिसाब से करीब $400 मिलियन है। और अंदर क्या नहीं था? हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वैश कोर्ट, तुर्किश बाथ, 4 रेस्टोरेंट और एक लाइब्रेरी तक। ये उस दौर की इंजीनियरिंग और विलासिता का सबसे बड़ा नमूना था। पर यह सारी चमक दमक, ये सारी शानो शौकत बहुत जल्द एक अंधेरी बर्फीली रात के अंधेरे में खोने वाली थी। तो चलिए अब उस भयानक रात की घटनाओं की तहकीकात करते हैं। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। रात के 11:39 लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने चीखकर खतरे की घंटी बजाई। सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था और सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज उससे टकरा गया। 12:20 तक मदद के सिग्नल्स पास के जहाज कारपेथिया तक पहुंच गए थे, पर वो बहुत दूर था। 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट भी चली गई और ठीक 2:20 पर वो जहाज जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, अटलांटिक की बर्फीली लहरों में हमेशा के लिए समा गया। उस रात समंदर के पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। इतना ठंडा कि सोचकर ही रूह कांप जाए। इस तापमान पर पानी में जो लोग थे, उनके लिए हाइपोथर्मिया से बचना लगभग नामुमकिन था। ये एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक मौत थी। लेकिन सवाल अब भी वही है, इतना मजबूत, इतना बड़ा जहाज आखिर डूबा कैसे? तो अब हम अपनी जांच के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने का मिथक और इसके पीछे की खतरनाक सच्चाई। टाइटैनिक की सुरक्षा का सबसे बड़ा दावा थे उसके वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स। जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग-अलग सेक्शन में बांटा गया था। आइडिया यह था कि अगर कहीं टक्कर से छेद हो भी जाए तो सिर्फ 1-2 कंपार्टमेंट में पानी भरेगा, जिन्हें सील कर दिया जाएगा और जहाज तैरता रहेगा। लेकिन देखिए, यही डिजाइन और हकीकत में एक जानलेवा फर्क था। डिजाइन कहता था कि जहाज 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर भी तैरता रहेगा, पर उस रात आइसबर्ग ने 1, 2 या 4 नहीं, बल्कि एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया था। जहाज का जो डबल बॉटम हल था, वो नीचे से होने वाले हमले से बचाने के लिए था, पर टक्कर तो साइड में हुई, जहां सिर्फ एक ही लेयर थी। सुरक्षा के सारे दावे एक ही झटके में फेल हो गए। पर यहां एक और सवाल खड़ा होता है, जो उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था। भला बर्फ का एक टुकड़ा मजबूत स्टील से बने जहाज को ऐसे कैसे चीर सकता है, जैसे वो कोई कागज की ना हो? इस सवाल का जवाब दशकों तक समंदर की गहराइयों में दफन रहा। ये जवाब तब मिला जब 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोजा गया और जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कमजोरी स्टील के प्लेटों में नहीं थी। नहीं, कमजोरी उस चीज में थी जो उन प्लेटों को आपस में जोड़ रही थी। और वो घातक कमी थी रिवेट्स। ये वो कीलें होती हैं जो स्टील प्लेट्स को जोड़ती हैं। पता चला कि जहाज बनाने वालों ने पैसे बचाने के लिए हल्के कुछ हिस्सों में स्टील की जगह ढलवां लोहे यानी कास्ट आयरन की रिवेट्स लगा दी थीं। कास्ट आयरन स्टील के मुकाबले काफी कमजोर और भंगुर होता है। तो जैसे ही जहाज आइसबर्ग से टकराया, दबाव की वजह से यही कमजोर रिवेट्स टूटकर खुल गईं, स्टील की प्लेटें अलग हो गईं और पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तकनीकी खराबी की नहीं है। टाइटैनिक का डूबना असल में इंसानी गलतियों की एक लंबी, बहुत लंबी चेन है, जिसने एक हादसे को एक भयानक त्रासदी में बदल दिया। सोचिए जरा, एक के बाद एक गलतियां।
जिस दिन जहाज डूबा उस दिन बर्फ के खतरे की कम से कम 7 चेतावनियां मिलीं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। कंपनी के चेयरमैन कैप्टन पर रिकॉर्ड बनाने के लिए तेज रफ्तार बनाए रखने का दबाव डाल रहे थे। एक छोटी सी भूल, एक अफसर लुकआउट की दूरबीन वाले लॉकर की चाबी गलती से अपने साथ ले गया था, और तो और जहाज पर जितने लोग थे उनमें से सिर्फ आधों के लिए लाइफ बोट्स थीं। और सबसे बड़ी लापरवाही, उसी दिन होने वाली एक लाइफ बोट ड्रिल को भी कैंसिल कर दिया गया था। शायद इन सब गलतियों के बावजूद कई और जानें बच सकती थी, पर एक सवाल है जो आज भी चुभता है, क्या उस रात मदद कहीं आसपास थी? और जवाब है हाँ। और ये शायद इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। एसएस कैलिफोर्नियन नाम का जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर खड़ा था। उन्होंने टाइटैनिक से दागे गए रोशनी वाले रॉकेट यानी फ्लेयर्स देखे भी, पर उनके कैप्टन ने सोचा कि शायद कोई पार्टी चल रही है और इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका रेडियो ऑपरेटर सो रहा था और उधर आरएमएस कारपेथिया 107 किलोमीटर दूर था। उसने मदद का सिग्नल सुना और वो पूरी रफ्तार से आया भी, लेकिन जब तक वो पहुंचा 2 घंटे की देर हो चुकी थी। इन सभी गलतियों, लापरवाहियों और चूकों की कीमत 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। ये इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। इस एक हादसे ने समंदर में यात्रा करने के तौर तरीके हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। चलिए अब अपनी जांच के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस त्रासदी से दुनिया ने क्या सबक सीखा। टाइटैनिक की वजह से 2 बहुत बड़े और जरूरी बदलाव आए। 1914 में अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग्स पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो आज भी काम करता है। और दूसरा, SOLS नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, जिसने ये कानून बना दिया कि हर जहाज पर मौजूद हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट होना जरूरी है। 70 से भी ज्यादा साल बाद 1985 में टाइटैनिक का मलबा आखिरकार मिल गया, समंदर की सतह से करीब 3.8 किलोमीटर नीचे। और इसी खोज ने रिवेट्स वाली उस गुत्थी को सुलझाने में सबसे बड़ी मदद की। आज समंदर के गहरे पानी में मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे इस मलबे को खा रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक ये जहाज पूरी तरह से गल जाएगा। इतिहास का ये सबसे बड़ा सबूत हमेशा के लिए मिट जाएगा। टाइटैनिक की त्रासदी एक सबक थी, जो हजारों इंसानी जिंदगियों की कीमत पर लिखी गई थी। और अब जब इसका मलबा भी धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में घुल रहा है, तो ये सोचना जरूरी है कि हम अतीत की और कौन-कौन सी चेतावनियों को इसी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं।